हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण। ये चैप्टर से 5 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं और ये चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि रासायनिक अभिक्रिया जब भी होती है तो उसमें 4 चीज़ें क्या होती है, चेंज हो जाती है। सबसे फर्स्ट में हमारी जो चेंज हो जाती है वो है अवस्था में परिवर्तन। सेकेंड है हमारा रंग में परिवर्तन। थर्ड है गैस का निष्कासन एवं उत्सर्जन एंड फोर्थ है तापमान में परिवर्तन। सबसे फर्स्ट वाले में अगर बात किया जाए अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में क्या होता है, तो जैसे आप देखते हो दूध है और दूध से हमारा क्या बनता है, दही बनता है। तो ये दोनों के अवस्था में आप चेंजिंग देख सकते हैं। दूध की अवस्था अलग होगी जबकि दही की अवस्था क्या हो सकती है, अलग हो जाएगी। जब भी ये दूध से दही बनेगा तो यही हमारा क्या होगा, इसमें अवस्था में अलग डिफरेंट नजर आएगा और इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया, जो दूध से दही बन जाए फिर ये दही से कभी दूध नहीं बन सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रंग में परिवर्तन, आप यही एक एग्जाम्पल को लेकर चलो, दूध से दही बनेगा तो ये दोनों को कलर में, रंग में क्या होगा, अंतर होगा। अब है गैस का निष्कासन और उत्सर्जन। गैस का निष्कासन और उत्सर्जन की अगर बात किया जाए तो आप देखोगे तो दूध को हम क्या करते हैं, ये गर्म करके रखते हैं जबकि दही को हम गर्म करके नहीं रखते हैं। अब है तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन है, इनको हम क्या कर सकते हैं, जो 1 से 2 दिन तक रख सकते हैं, है ना, जबकि ये दूध को 1 से 2 दिन तक हम नहीं रख सकते हैं। जैसे हमारा दूध क्या हो जाएगा, 1 से 2 दिन के बाद ये खराब हो जाएगा। अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण कि हम किस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। 2 नंबर के क्या क्वेश्चन आते हैं ये समझेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है अभिकारक किसे कहते हैं और दूसरा क्वेश्चन पूछता है प्रश्न के उत्पाद किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, जो हमारा इधर जो भाग लेगा, है ना, जो भी एलिमेंट ये भाग लेगा उसको हम अभिकारक बोलेंगे और ये जो दो मिलकर एक जो बनाएंगे इसको हम उत्पाद कहेंगे। जैसे कि हम एक छोटा सा और एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे हमारा कार्बन हो गया प्लस में ऑक्सीजन हो गया, ये दोनों मिलकर हमारे क्या बनाएंगे, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो इसको हम बोलेंगे अभिकारक और इसको हम बोलेंगे उत्पाद। तो यही है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें हम अभिकारक कहते हैं, है ना। और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे हम उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक और उत्पाद में ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये कैसे हम इसको बना सकते हैं। अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण को लिखना। हम रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, तो जहां तक समीकरण की बात है तो मैं अभी एक समीकरण लिखा था, कार्बन का C लिखा था, ऑक्सीजन का O2 लिखा था और ये दोनों समीकरण बन के मिलकर CO2 बनाए थे जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए थे। हाँ, तो ये हमारा एक तरह से हो जाता है रासायनिक समीकरण ढांचा कहलाता है। रासायनिक समीकरण ढांचा कहलाएगा, इसको हम ढांचा बोल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लो क्या पूछा जाता है। जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है, यानी कि कोई भी द्रव्यमान है उसका न तो निर्माण होगा और न ही इसका विनाश होगा। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद
तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है ना। तो ये पूछा जाता है तो ये क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अगर इसके दूसरे शब्द, अब यहाँ एक सिंपल है, यहाँ मैं बोला हूँ किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। बिल्कुल कैसे, जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण लेके चल रहा हूँ, कार्बन प्लस में O2, तो कार्बन का यहाँ जो द्रव्यमान है यहाँ कितना है 12 है, O का द्रव्यमान जो है ये कितना है 16 है और मल्टीप्लाई 2 है। ये जो आप क्लास 9th में इसे पढ़ चुके हो। अब ये जब दोनों को जोड़ोगे तो ये जो हमारा CO2 बनाएगा तो इसका द्रव्यमान यानी कि 32 प्लस में 12 और इसका द्रव्यमान यहाँ भी 32 प्लस में 12 के ही बराबर आएगा। हम बात करते हैं ये दूसरे शब्द में अगर कहा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उनके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या क्या होती है समान रहती है, इसलिए हम इसे कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। संतुलित करना हमें क्या होता है आवश्यक होता है। अब ये जो समीकरण है इसको संतुलित कैसे करते हैं, यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे इसको हम संतुलित कैसे करते हैं। तो संतुलित करने के लिए जैसे हमारा एक यहाँ पर एक एग्जांपल्स लिया गया है, जो हमारा क्या है यहाँ जिंक है, जिंक जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्या कर रहा है अभिक्रिया कर रहा है और अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है। तो ये हो गया। अब इसके समीकरण के रूप में यानी कि सूत्र के कैसे लिखेंगे तो ZnH2SO4, तो Zn मतलब हो गया जिंक, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और हाइड्रोजन को हमारा क्या हो गया H2, है ना। तो ये हो गया इसके समीकरण। अब एग्जांपल्स में था Zn प्लस H2SO4 फिर ZnSO4 प्लस H2। अब यहां से हम 2 भाग में बांट लेंगे इसको। ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड LHS मान लो आप, और इधर हो गया हमारा RHS मान लो आप। ठीक है, तो यहाँ पर Zn है तो इधर LHS में Z कितना है 1 है और RHS में भी Z कितना है यहाँ पर, तो यहाँ भी 1 है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का यहाँ कितने हैं 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है। फिर बात करते हैं हम सल्फर की, सल्फर यहाँ कितना है 1 है, यहाँ भी सल्फर कितना है 1 है, यहाँ सल्फर कितना है 1 है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, यहाँ भी 4 है। तो दोनों तरफ इक्वल नंबर है। तो जब ये दोनों तरफ इक्वल है तो ये बोलेंगे ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है ये क्या है, ये समीकरण संतुलित है। क्या है ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, अब असंतुलित समीकरण कैसे होते हैं एक यहाँ क्वेश्चन से हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर हो गया है एक असंतुलित क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूं Fe प्लस H2O एरो Fe3O4 प्लस H2। मैं अभी बोला इसको पूरे को LHS और इधर पूरे को RHS। ठीक है, अब बात करते हैं LHS में F की बात। F कितना है यहाँ पे, F मतलब आयरन कितना है, तो इधर F1 है। ठीक है, और इधर F कितना है, तो इधर आप देखो F कितना है, इधर F आपका 3 है।
तो इधर आपका योग कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो 2 है। इधर हाइड्रोजन आपका कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, सॉरी हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है। तो ये भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब यहाँ आ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। अब क्या आप खुद बताओ, ये दोनों तरफ LHS और RHS इक्वल है, नहीं है। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए। इक्वल करने के लिए जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करके इधर हम 3 कर देंगे, और 3 हम क्या करेंगे, इनके यहाँ हम जोड़ देंगे। ये दोनों इक्वल हो गया। हमारा हाइड्रोजन दोनों सेम था तो हटा दो। ऑक्सीजन में आओ, तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। तो ये हो गया हमारा 4 ऑक्सीजन। एक डाउट हो गया सर, जब हम इसमें 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे जो 4 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन भी 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। तो जब हाइड्रोजन 4 2 जा 8 हो गया तो यहाँ हाइड्रोजन तो 2 ही था। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप देखो, लेफ्ट हैंड साइड में 3 है, यहाँ पे 3 है, 8 है, 8 है, 4 है, 4 है। अब ये दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब यही स्टेप बाय स्टेप बुक में भी समझाया गया है। पहले जो लिखा गया है, जो आप ये देख रहे हो, यहाँ तो आपका जो समीकरण दिया हो ये लिखा हुआ है। फिर ये करना क्या है, चरण 1 में सबको आपको बॉक्स में बना बना के अलग अलग लिखना है। जब बॉक्स में आप बना के अलग लिखोगे तो तीसरे नंबर में हम क्या करना है, यहाँ पे जो हम क्या किए थे, यहाँ हम 4 लगाए थे, तो ये हाइड्रोजन का 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे हम क्या लगाए थे, 3 लगाए थे, यहाँ हम 3 लगाए थे, इधर 4 लगाए थे, और इधर भी हम कितना लगाए थे, 4 लगाए थे। यही आंसर होगा इसका। और ये देखो, यही हमारा आंसर यहाँ पे बन के तैयार हुआ, जो खुद लिखा है 3Fe 4H2O और Fe3O4 और 4H2O, यही हमारा भी आंसर आ रहा था। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि। इसको हम क्या बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। ये क्या होता है, हीट एंड ट्रायल विधि? तो हीट एंड ट्रायल विधि क्या होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। इधर वाले भी तत्व के परमाणु संख्या को बराबर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड के भी तत्वों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत को लिखना, ये पेपर में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वाइन में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पेपर में 100% पूछा जाता है। कितना? 100%, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित लिखिए, यानी समीकरण, संतुलित समीकरण लिखिए। कैसा, जैसे हम अभी ऊपर 2 क्वेश्चन किए थे वैसा ही इसको भी करना है। थर्ड में हमारा है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ये भी तो ये जो 2 समीकरण दे रखा है, यहाँ से आपके 2 मार्क्स आ जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपका 1 या 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि वाइन में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो हम अगले लेक्चर क्लास में सुनेंगे। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स।